जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की कि किस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी रही थी जब मैंने सीडीएस में 88 स्कोर किया था इंग्लिश में और 185 स्कोर किया था उसी साल एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में। तो आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी और किस तरह से मैं इस स्कोर को अचीव कर पाया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना हद तक महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। 60% ऑफ चल रहा है मेजर कोर्सेज के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बार मैंने पेपर ग्रेजुएशन के टाइम में फिल किया था एसएससी का जो सीजीएल का पेपर होता है। तो तब मैं उस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं था, लेकिन मैंने फिल आउट किया था क्योंकि मुझे एसएससी सीजीएल उस वक्त देना था। तो अब हुआ क्या, जब मैंने पहली बार एसएससी का एग्जाम फिल किया तो आप सभी को पता होगा कि उसका जो टीयर 1 का एग्जाम होता है तो उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 50 मार्क्स रहते हैं। 50 मार्क्स। तो पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया था एसएससी सीजीएल का तो मेरे 50 में से इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 17 मार्क्स थे, जो कि बहुत ज्यादा पुअर थे। यानी कि मुझे पता चल चुका था कि इंग्लिश की प्रेपरेशन करनी ही होगी। अब इतना ज्यादा बेस भी ग्रामर का स्ट्रांग नहीं था मेरा। पर्सनली मैं बता रहा हूं आपको, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने ग्रामर बचपन से बहुत अच्छे से की होगी। तो मेरा उस वक्त इंग्लिश ग्रामर का बेस भी स्ट्रांग नहीं था, न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ता था। तो मुझे इतना पता चल चुका था कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज करना ही होगा। तो अब जब मुझे अपनी गलतियों का पता चल चुका था, मुझे पता चल गया था कि अभी मैं बिल्कुल भी जीरो लेवल पे हूं, क्योंकि उस वक्त ना मुझे क्लोज टेस्ट सॉल्व करने आते थे, ना मुझे वो कैप पोर्शन मेरा अच्छा था, ना मुझे इडियम्स एंड फ्रेजेस आते थे। तो इतनी चीजें मेरे को क्लैरिटी हो चुकी थी कि पहली चीज इंप्रूवमेंट अगर मुझे करनी है तो ये मानना होगा कि मुझे नहीं आता। तो पहला स्टेप मैं ले चुका था, मैंने मान लिया कि मुझे नहीं आती चीजें। तो जब स्टार्ट किया उसके बाद तो किस तरह से स्टार्ट किया, देखिए सबसे पहले मैंने इंग्लिश में वो कैप पोर्शन से ही स्टार्ट किया था, वो कैप से। तो देखिए वो कैप में क्या होता है, वो कैप में आपके एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है और इंपॉर्टेंट मिसस्पेल्ड वर्ड्स आते हैं। अब हुआ क्या, देखिए वो कैप जो है पहले मैंने बहुत सारी चीजें जो है उसमें स्टार्ट की थी। जैसे वो कैप के रोज वर्ड्स लिख लेता था, तो बस लिख लिए और कोशिश की उन्हें याद करने की, रट्टा मारने की, तो मुझसे वो क्रैम नहीं हो पाए। तो मुझसे वो कैप पोर्शन जो है उस तरह से नहीं हो पाया क्योंकि मैं रोज के वर्ड्स लिख लेता था। मैंने भी कहीं से सुना था कि यार न्यूज़पेपर में से आप वर्ड्स पिकअप कीजिए और उन्हें लिख लीजिए। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो बाद में बताता हूं, सबसे पहले मैं वो कैप की बात कर लेता हूं। तो देखिए फिर मैंने वो कैप में क्या किया कि मैं जो भी वर्ड याद करता था ना, जो मुश्किल थोड़ा सा वर्ड होता था, तो उसको किसी ना किसी चीज के साथ लिंक करता था। क्योंकि मैंने ये सिर्फ इतना सीखा है जब मैंने अपनी प्रेपरेशन की कि आपको दिक्कत पहला स्टेप उठाने में ही आती है, पहला स्टेप उठाने में। जैसे कि अब मैं बताता हूं आपको, जैसे मैंने स्टार्ट किया वोकैबुलरी पोर्शन, तो मैंने ना चीजों को लिंक करना शुरू कर दिया। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि क्योंकि मुझे वो कैब याद नहीं हो रही थी, तो जैसे ये वर्ड ले लीजिए एक्सटिरपेट। तो अब इस वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। अब मुझे इस तरह के वर्ड्स जो है याद करने थे क्योंकि मुझे एसएससी का भी एग्जाम देना था, सीडीएस का एग्जाम फिल करना था। तो मैंने एक तरह से उनकी लिंक करने शुरू कर दिए। मैंने कॉपी ली थी तो कॉपी पर लिखता होता था, जैसे मेरे पास ये वर्ड आया और मुझे पता चल चुका था कि यार मेरे को पहली बार में ये वर्ड याद नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, इससे अपना ही तोड़ तोड़ के वर्ड्स बनाए। जैसे एक्सटीर से मैंने बना दिया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। पेट से बना दिया पेट यानी कि टमी। यानी कि जब भी हम अपना पेट ज्यादा देखते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो पेट ना हो, हमारा जो एक्स्ट्रा पेट है वो खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इससे मुझे याद रहना शुरू हो गया कि यार एक्सटीर पेट का मतलब जो है वो होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना।
तो अब तक मुझे याद है जो मैंने 4 साल पहले वर्ड्स पढ़े थे वो इसी वजह से याद है क्योंकि मैंने खुद कोशिश की थोड़ा सा उनको लिंक डाउन करने की, उनकी एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाने की, ताकि लंबे समय तक वो याद रहे। तो ऐसा मैंने सिर्फ एक वर्ड के साथ नहीं किया, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे। जैसे आपको पता होगा कि मंडेन बहुत ज्यादा वर्ड शुरू यूज होता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मंडेन का मतलब होता है कुछ भी नया ना होना, कुछ भी एक्साइटिंग ना होना। तो देखिए सेम रूटीन, इसको कहते हैं मंडेन। तो अब हुआ क्या, मैंने मंडेन से सोचा यार कि जैसे मंडे होता है हमारा मंडे, तो मंडे को हम सेम ही काम करते हैं, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि छुट्टियां जनरली हमें सैटरडे संडे को होती है। तो मंडे को सेम रूटीन रहती है, कुछ भी अलग नहीं करते। तो मंडेन का मतलब मुझे समझ आ गया। तो उसके बाद वो वर्ड जो है मुझे नहीं भूला। तो अब हुआ क्या, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये चीजें आपने करते ही जाना है, करते ही जाना है। हुआ क्या था, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो इससे वोकैबुलरी में इंटरेस्ट बन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3000 के 3000 वर्ड्स जो है इसी तरह से करने थे। जब मेरा एक बार इंटरेस्ट बन गया वोकैबुलरी में, मैंने 100-200 वर्ड्स जो है, पहले 100-200 वर्ड्स जब इस तरह से याद किए तो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया। अब होता क्या कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब मेरी वो कैब पोर्शन बिल्कुल ही खराब है तो मैं किस तरह से कर पाऊंगा, क्योंकि आप 5 या 10 वर्ड्स भी करते हैं ना, 20 वर्ड करते हैं, 30 वर्ड करते हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड आ सकता है। तो अब हुआ क्या, इस तरह की चीजें करके जब मैंने पहले 200-300 वर्ड जो है कर लिए, 200-300 वर्ड्स इस तरह से तोड़ तोड़ के कर लिए, जिसमें रूट वर्ड्स थे, कोई बैकग्राउंड स्टोरी थी, और उनको रिवाइज किया। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि मैं वो कैब कर सकता हूं, मुझे वो कैब लर्न हो सकती है। क्योंकि जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, जब कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट करते हैं हम, तो यही दिक्कत मेनली आती है। आप में से भी बहुत सारे लोग वोकैबुलरी को अभी तक इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, उन्हें लगता है कि वो कर ही नहीं सकते इतने ज्यादा वर्ड्स लर्न। तो मैंने बस एक ट्रिक अपनाई कि पहले 200 वर्ड्स इस तरह से याद करने हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। आधा काम जो है आपका कॉन्फिडेंस कर देता है, क्योंकि जब भी आपको किसी सेक्शन में दिक्कत आ रही होती है ना, और आप उस चीज को अगर समझना शुरू कर दें, आप में से बहुत सारे बच्चों ने नोटिस किया होगा जैसे आप जीएस स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपको उन चीजों के बेसिक समझ आने शुरू हो जाए ना, तो आप उसके जितने मर्जी डीप में जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी ही बातें होती हैं, बस वही मैंने अप्लाई की। अब जब मैंने पहले 200 वर्ड्स जो है अपने इस तरह से कॉपी पर लिख लिए थे, उन्हें रिवाइज कर लिया था, और मुझे पता है कि उस वक्त मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ 7 दिन लगे थे। और ये भी नहीं कि 7 दिन लगातार ही मैंने वो कैब ही की थी, सिर्फ रोज 1 घंटा लगाकर 20-30 वर्ड्स करता था और उसको लिख लेता था और उसे रिवाइज करता था। और 7 दिनों के बाद जब मुझे 200 वर्ड्स अच्छे से याद हो चुके थे और मुझे उनकी बैकग्राउंड स्टोरी याद हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव वर्ड्स भी थे, तो उससे हुआ क्या, मुझे ये पता चल गया कि अब मुझे वो कैब आती है। अब पहली गलती मैं उससे पहले जो करता आया था कि मुझे लगता था कि जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो वोकैबुलरी के लिए होता है। नहीं, मैंने अप्लाई करके जो देखा है वो यही है कि न्यूज़पेपर आपका मदद करता है कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने में, जहां पर क्लोज टेस्ट होते हैं, जहां पर कॉम्प्रीहेंशन होता है, जहां पर रीडिंग स्किल्स होती हैं। अगर वो कैब याद करनी है तो वो कैब के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आप कोई भी कंपाइलेशन जो है यूज करिए और वहां पर जो वर्ड्स होते हैं उन्हें लिखिए और उन्हें रिवाइज करिए। तो जब एक बार मुझे वर्ड्स जो है याद होने शुरू हो गए, तो उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हो गया और फ्रीक्वेंटली उन वर्ड्स को यूज भी करता था। जब कहीं चैटिंग करनी होती थी या किसी के साथ बात करनी होती थी, तो उन वर्ड्स को भी यूज किया करता था। तो उससे क्या है कि जो वो कैब वाला पोर्शन है वो इंप्रूव हो गया। और मैं दावा करता हूं कि अगर रोज आप आधा घंटा भी देते हैं ना, आधा घंटा, तो 1 महीने से ज्यादा नहीं लगता वो कैब इंप्रूव करने में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैसे तो वो कैब का कोई एंड नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो कैब में अच्छा स्कोर करने के लिए 1 मंथ बहुत है, अगर आप अच्छे से चलें तो वो कैब के लिए मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि पहले 200 वर्ड्स मैंने इस तरह से किए थे, और उसके बाद मेरा टारगेट सिर्फ इतना था कि मैं 1000 वर्ड्स करूंगा। और
अब 1000 वर्ड्स भी जो थे ना वो भी मैंने सीधे सीधे नहीं किए। 1000 वर्ड्स जो मैंने किए पहले 200 इस तरह से याद किए, और जब कॉन्फिडेंट हो गया तब तो मुझे वर्ड्स ऐसे लगने लगा कि बहुत इजी है याद करने, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरह से बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1000 के 1000 वर्ड्स 2000 वर्ड्स जो है उसी तरह से याद करने हैं स्टोरी बनाकर। सिर्फ पहले 100-200 वर्ड्स भी अगर आप याद कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो उसके बाद आगे बढ़िए। अब मेरा टारगेट था कि मैंने 1000 वर्ड्स याद करने थे, और ताकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी उसमें से आते हैं तो वो मैं अच्छे तरह से निकाल सकूं। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर पेपर उठाए। जब मैंने पहले 500 वर्ड्स कंप्लीट कर चुका था, जब मैंने पहले 500 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए और उन क्वेश्चंस की जो 4-4 ऑप्शन थी ना उनके मीनिंग लर्न किए। तो मेरा मतलब ये था कि पहले 500 वर्ड तो ऐसा था कि जो सीधा सीधा लर्न कर लिए, एक वर्ड और एक ही उसका मीनिंग। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेरे को ये था कि नेक्स्ट 500 वर्ड्स जो याद करने हैं वो इस तरह से करने हैं कि मैं 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करूंगा और उनकी 4 ऑप्शंस भी साथ में देखूंगा बस। और मैं आपको यह बता दूं कि सिर्फ इतना करने के बाद से मेरे वोकैबुलरी पोर्शन में जितने भी एग्जाम मैंने जब भी दिए हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स कम आए हो। 1 या 2 ऐसा पोर्शन होता है वो कैब में, 1 या 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन मैंने 0 से स्टार्ट किया था, इसी तरह से स्टार्ट किया था जैसे मैंने आपको बताया है। और 0 से स्टार्ट करने के बाद पहले 500 वर्ड जो है नॉर्मली याद किए थे, फिर 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया था और उन्हें 4 ऑप्शंस को लेकर किया था। और इतने वर्ड्स करने के बाद जितने भी वर्ड्स हैं मुझे उनके मीनिंग समझ आने शुरू हो गए, और जो मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता था मुझे सेंस समझ आती थी, वो वर्ड ऑटोमेटिकली रिटेन होते थे, जिसकी वजह से एग्जाम में कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये नए वर्ड्स हैं या ये नहीं सुने हुए। तो बस इतनी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी मैंने वो कैब पोर्शन के लिए, जिससे एंटोनिम सिनोनिम्स का पोर्शन जो है अच्छा हो गया। और वो कैब में मैंने एक और चीज जो नोटिस की थी वो ये नोटिस की थी कि जब तक मैंने वर्ड्स नहीं पढ़े हुए थे तो वर्ड्स मेरे सामने भी होते थे ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जैसे वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले जब मैं नॉवल पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था या इंग्लिश न्यूज़ चैनल लगाता था, तो वो वर्ड्स मेरे सामने तो होते थे लेकिन मैं उन्हें पढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन जिस तरह से, जैसे सपोज करिए मैंने कोई भी वर्ड सीख लिया किसी दिन, वो वर्ड मुझे ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो गया। कभी किसी एडवर्टाइजमेंट में वो वर्ड यूज हो रहा होता था, कभी इंग्लिश न्यूज चैनल में शुरू हो रहा होता था। तो मेन चीज है किसी भी वर्ड को सुनना जरूरी है, लिखना जरूरी है, एक बार पढ़ना जरूरी है। एक बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो वो वर्ड आपको बार बार दिखना शुरू हो जाएगा, कभी न्यूज़पेपर में, कभी न्यूज चैनल में। तो उससे वो आपके माइंडसेट उस तरह से बन जाता है कि आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि आपको सारी इंग्लिश आती है। तो बस इस तरह से वो कैब पोर्शन को मैंने हैंडल किया था। अब इससे अगला पोर्शन जो था वो था इडियम्स, जो कि बहुत ज्यादा इजी और मजेदार पोर्शन था। इसमें मैंने सिर्फ इतना टारगेट लेकर चला था कि 500 से 600 इडियम्स मैंने याद करने हैं, और ये याद करने ज्यादा मुश्किल भी नहीं थे। मैंने 100 इडियम्स, 100 इडियम्स एक ही दिन में करता था, कॉपी पर लिखे थे और एग्जाम में जाने से पहले उन्हें रिवाइज करता था। और इडियम्स में भी उसके बाद से गलतियां होनी बंद हो गई। सिर्फ 500 से 600 इडियम्स याद करने हैं, कहीं से भी करिए, कोई भी कंपाइलेशन करिए। अगर आप 500-600 इडियम्स कर लेते हैं ना, तो मैं दावा करता हूं कि अगर कोई भी इडियम ऐसा आएगा जो आपने नहीं भी सुना, तो 90% चांस है वो इडियम भी आप सही अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने 500-600 इडियम्स अच्छे से किए हैं, समझ के किए हैं, क्योंकि ये होती तो कहावतें ही हैं, उसी में से उसका मतलब निकल जाता है। चाहे एफकेट हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो इडियम्स आप कर पाएंगे, वन वर्ड आप कर पाएंगे। एक और चीज जिसने वन वर्ड से मेरे को याद आया कि जिसने वोकैबुलरी में मेरी हेल्प की, तो इडियम्स मैंने कर लिए थे 500-600, और उसके बाद मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे 500 वर्ड्स। और मैंने देखा कि जब मैंने वन वर्ड पढ़े थे ना 500, तो एग्जाम में बहुत सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स ऐसे थे जो वन वर्ड वाले थे, जो वन वर्ड की वजह से मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई थी। वन वर्ड मैंने किए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 500, और मैंने एग्जाम में देखा कि बहुत सारे वन वर्ड जो है वो कैब के रूप में वहां पर पूछे जाते हैं। तो वन वर्ड 500 तक किए,
500-600 इडियम किए, 1000 वोकैबुलरी के वर्ड्स किए और इसके बाद से 90% एक्यूरेसी हो गई मेरी किसमें, वोकैब पोर्शन में। और अभी भी मैं देखता हूं तो वो जो कॉपी पर मैंने वर्ड्स लिखे थे, जो वर्ड्स किए थे, उन्हीं वर्ड्स में से आज तक एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, बहुत ही ज्यादा ऐसे वर्ड्स थे जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो इस तरह से मैंने अप्रोच किया, स्मार्टली किया। इसमें ऐसा नहीं था हार्ड वर्क था या कुछ था। मैंने आपको बताया है कि रोज का आधा घंटा देने से सिर्फ 1 महीने में वो कैब पोर्शन, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी चीजें आधा घंटा देने से इंप्रूव हो जाती है। लेकिन बेकायदा आपको पता हो कि आपने किस तरह से अप्रोच करना है और आप उस चीज में कॉन्फिडेंट हो और अच्छे से करें। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इंपॉर्टेंट मिसस्पेल्ड वर्ड्स की। तो इंग्लिश में मेन चीज पता क्या होती है? इंग्लिश में मेन चीज है एक सेंस क्रिएट करनी, कि आपको इंग्लिश समझने की सेंस है या नहीं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि होता क्या, क्योंकि एक भाषा का ज्ञान है। अगर आप कुछ चीजों के बेसिक भी कर लेते हैं ना, उस चीजों की अप्रोच को समझ लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट मिसस्पेल्ड वर्ड्स जो है सीजीएल में तो शुरू से आ रहे हैं, एसएससी में और सीडीएस में तो अब आने शुरू हुए हैं। तो अब इंपॉर्टेंट मिसस्पेल्ड वर्ड्स में क्या किया मैंने, 200 वर्ड्स उस वक्त मैंने पहले लिखे थे। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने अपने हाथ से कॉपी पर लिखे थे, यानी कि ऐसा नहीं था मैंने सिर्फ रीड आउट नहीं किया था। जनरली मैं लिखना अवॉइड करता हूं, लेकिन मैंने मिसस्पेल्ड वर्ड्स जो है यहां पर लिखे थे अपने हाथ से, क्योंकि जो गलतियां होती है ना, मुंह जुबानी, आजकल तो वैसे भी होता क्या है कि ऑटो करेक्ट आ चुका है। व्हाट्सएप पर जब आप चैटिंग करते हैं तो आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो नीचे ऑलरेडी शो हो जाता है कि जो उसके एग्जैक्ट स्पेलिंग है। तो आप उस चीज को कभी पूरा टाइप करते ही नहीं है, तो टाइप ही नहीं करते तो आपको उसके एग्जैक्ट स्पेलिंग पता ही नहीं होते। अब एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता होते, इसी वजह से एग्जाम में आपके स्पेलिंग भी गलत होते हैं। और ये छोटी छोटी गलतियां हैं। अब यहां तो आप चैटिंग के टाइम जो है नीचे जो कंप्यूटर की हेल्प ना ले, जो ऑटोमेटिकली एआई के द्वारा आपको वर्ड शो होते हैं, अब वहां से लेते हैं तो आप उन वर्ड्स को कभी भी लिखते नहीं। तो मैंने यही गलती नहीं की, मैंने कहा कि इन वर्ड्स को मैं लिखूंगा, तो मैंने उन वर्ड्स को सबसे पहले कॉपी पर लिखा था, 200 वर्ड्स को अपने हाथ से, और उन्हें ही 2-3 बार रिवाइज किया था। जब उन 2-3 बार उन चीजों को रिवाइज कर लिया तो मुझे पता चल चुका था कि किस तरह के मिसस्पेल्ड वर्ड्स जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रीड नहीं करने मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मिसस्पेल्ड क्यों होते हैं? लिखने में गलती होती है, तो उन वर्ड्स को लिखना है, अपनी कॉपी पर लिखना है। जैसे मिसलेनियस हो गया, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं, अगर मिसलेनियस के भी स्पेलिंग आ जाएंगे ना एग्जाम में, तो काफी बच्चे उसको भी गलत कराएंगे। तो वो चीजों को ध्यान में रखना है कि आपने कॉपी उठानी है और उस पर इंपॉर्टेंट मिसस्पेल्ड वर्ड्स लिखने हैं और उन्हें रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट चीज आ गई स्पॉटिंग एरर। तो अब स्पॉटिंग एरर में मैं बिल्कुल भी, मुझे कुछ नहीं आता था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो जिस तरह से आप है ना कि कोई चीज सुनने में अच्छी लगी तो टिक कर दो, कोई चीज सुनने में नहीं अच्छी लगी तो गलत है, उसमें एरर है। तो यही काम मैं किया करता था जब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गया कि ये इतना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है ग्रामर पोर्शन को पिकअप करना। तो मैंने जहां से स्टार्ट किया मैं आपको बता देता हूं कि मैंने उस वक्त बुक ली थी एसपी बख्शी की। और ऐसा नहीं है कि मैंने वो बुक पूरी पढ़ी थी, लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग वाले, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये एक बार प्रेपोजिशन ये मैंने पढ़ लिए थे। तो हुआ क्या, मैंने एक बार उन चैप्टर्स को पढ़ लिया, तो मैंने पहली बार में उनके नोट्स नहीं बनाए थे। उनके नोट्स मैंने पहली बार में नहीं बनाए थे जब मैंने ग्रामर पोर्शन पढ़ा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि बहुत सिलेक्टिव चीजें हैं स्पॉटिंग एरर में जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है, और जो इंग्लिश ग्रामर की बुक्स होती है ना उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है। तो मैंने उनको एक बार पढ़ लिया लेकिन नोट्स नहीं बनाए। उसके बाद मैंने फिल्टर करना शुरू किया, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर रखे थे। हमने प्रीवियस ईयर पेपर लिए मैंने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी स्पॉटिंग एरर्स की एक्सप्लेनेशन होती थी ना, तो उसमें से रूल्स फाइंड आउट करता था कि कौन से रूल्स
जो है यूज हो रहे हैं। तो उस वक्त मेरे पास एसएससी सीजीएल की बुक थी किरण पब्लिकेशन की, तो उसमें आंसर्स दिए होते थे, चाहे कुछ आंसर्स उसमें गलत भी होते थे, जो कि हर बुक में देखने को मिलता है, कुछ गलतियां हुई जाती हैं, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मदद की इंप्रूव करने में स्पॉटिंग एरर्स को। अब हुआ क्या, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा एक बार चैप्टर रीड आउट करने के बाद, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कुछ ही रूल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 150 रूल्स ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थे, अभी जो आपको इंग्लिश ग्रामर के नोट्स भी होंगे जिन्होंने हमारा बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो वो सारे रूल्स उसमें दिए गए हैं, और आप देखेंगे कि वो जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा कंसाइज है, बहुत ज्यादा कंसाइज है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिल्टर करके बनाए हैं इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ। अगर आप उतने रूल्स पढ़ लेते हैं ना, तो 90% प्लस स्पॉटिंग एरर्स जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी से मैं एक बार आपको फिर से याद दिलवा दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। अब पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि इस तरह से मैंने नोट्स बनाए दूसरी बार, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट है। अब बात थी सिर्फ प्रैक्टिस की। पहले मैंने प्रैक्टिस की थी सेक्शन वाइज, क्योंकि एसपी बख्शी में ना साथ साथ क्वेश्चन दिए हुए थे, जैसे नाउन के क्वेश्चन थे, पर नाउन के क्वेश्चन थे, तो पहले सेक्शन वाइज मैंने वहां से कर लिए। एक बार मैंने वहां से क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए 100 क्वेश्चन उठाए थे मैंने प्रीवियस ईयर के स्पॉटिंग एरर के, और मैंने पहली बार में 60 क्वेश्चंस सही कर पाया था, और उन्हीं 100 क्वेश्चंस को मैंने दोबारा किया था, फिर दोबारा किया था, फिर दोबारा किया था, 4 या 5 बार दोबारा करने पर मेरे 95 क्वेश्चन सही हो गए थे। और इससे हुआ क्या, मेरे को वो 50 से 60 रूल्स जो बार बार आते थे वो याद हो गए, जिसकी वजह से दोबारा मेरी गलतियां स्पॉटिंग एरर्स में नहीं हुई। तो मैंने किया क्या, एक बार ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, ग्रामर के रूल्स पढ़ने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन उठाए और उन्हें एनालाइज किया कि क्या मैं जो सोच रहा हूं उसी की वजह से उसका आंसर ये है या नहीं। उन 100 क्वेश्चन को मैंने तब तक किया जब तक मेरी 90% प्लस एक्यूरेसी नहीं आ गई। 100 क्वेश्चन को आप कितनी बार कर लेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4-5 बार जब आप उन क्वेश्चंस को बार बार करेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि स्पॉटिंग एरर में ढूंढते कैसे हैं। तो वही चीज मुझे उस वक्त समझ आ गई, रेदर देन कि मैंने 500 क्वेश्चन सॉल्व करूं, और सिर्फ नाम के क्वेश्चन सॉल्व करने से फायदा नहीं होता। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी कि मैं 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता और मुझे कुछ समझ ना आता, या पहली ऑप्शन थी कि 100 क्वेश्चन मैं तब तक करूं जब तक मुझे उन 100 क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता ना चल जाए। तो मैंने दूसरी ऑप्शन चूज की, 100 क्वेश्चन उठाए और उन्हें एनालाइज करता गया, और उसके बाद से 90% प्लस एक्यूरेसी मेरी हो गई स्पॉटिंग एरर में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैंने स्पॉटिंग एरर को बहुत ज्यादा स्मार्टली किया था। और मैं आपको यह बता दूं कि स्पॉटिंग एरर करने में और 0 से हीरो तक, यानी कि 0 से 90% प्लस एक्यूरेसी लाने तक सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम लगा था, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम, क्योंकि मैं क्लियर था, मुझे पता था कि मैंने बुक से एक बार पढ़ लिया है, उसके बाद मुझे पता था कि एग्जाम में क्वेश्चंस रेपिटेटिव आते हैं और उन्हीं रूल्स के ऊपर आते हैं, फिर उनके नोट्स मैंने बना लिए हुए थे और उन नोट्स को दोबारा से पढ़ा। और उसके बाद एक चीज है जो आपके हाथ में होती है, अब जैसे मैंने आपको नोट्स दे दिए, आप में से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास नोट्स भी हैं जिन्होंने नोट्स लिए हुए हैं, तो अब आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए, तो नोट्स पढ़ने के बाद एक काम है जो आपके हाथ में है, वो है कोई भी 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है कि किस तरह से एनालाइज करते हैं, और एक बार उसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, आपके भी स्पॉटिंग एरर कभी गलत नहीं होंगे। अब यहां तक तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूव कर लिया था, वो कैम में मेरी इंप्रूवमेंट हो चुकी थी, उस वक्त तक बाकी चीजों में इंप्रूवमेंट हो चुकी थी, यानी कि स्पॉटिंग एरर्स में, और वो कैब जब मेरी ग्रामर पोर्शन हो गई थी तो मेरे फिल इन द ब्लैंक्स भी ठीक होने शुरू हो चुके थे। अब एक या 2 चीजें मेरी रह गई थी, एक तो रह गया था पैरा जंबल, और दूसरा रह गया था क्लोज टेस्ट।
ये दो चीजें ऐसी थी कि जो ग्रामर पोर्शन करने के बाद, वो कैब पोर्शन करने के बाद भी मैं परफेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। अब यहां पे काम आनी थी रीडिंग स्किल्स। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा करता था, तो अब वो चीज मेरे दिमाग में थी, तो तब उस वक्त मैं रीडिंग स्टार्ट की थी। तो उस टाइम फ्रेम में मैंने कुछ नॉवेल्स पढ़े थे, कुछ उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, जिससे सबसे पहले मैंने अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव की। रीडिंग स्किल इंप्रूव करने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को जैसे आप पढ़ते हैं तो उस चीज को समझ सके इंग्लिश में और कनेक्ट कर सके और जल्दी से पढ़ सके। अब ऐसा होता है कई बार एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्रीहेंशन आएगा, बहुत बड़ा, जैसे आपको कोई कॉम्प्रीहेंशन आ गया एग्जाम में, तो अब दिक्कत क्या होगी कि आप उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि वोकैब और ग्रामर का पोर्शन, ये सारी चीजें नॉर्मली इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन चीजों में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पैरा जंबल में रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा रीडिंग स्किल्स पे काम किया, रोज 15 से 20 मिनट पढ़ना शुरू किया, और उस 15-20 मिनट में आप कोई भी चीज इंक्लूड कर सकते हो। सपोज करिए कि आप जीके पढ़ रहे हो इंग्लिश में, तो वो भी एक तरह से रीडिंग स्किल ही है। तो मैंने बुक उठाई थी उस वक्त, जो बुक्स उठाई थी, सपोज करिए मैंने इकोनॉमिक्स की बुक उठाई थी उस वक्त, 12th की इकोनॉमिक्स की, उसी टाइम फ्रेम में, तो मैंने रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव कर ली और इको भी पढ़ ली। तो मैंने मतलब कि चैप्टर रीड आउट करता था जल्दी जल्दी, ताकि मुझे समझ भी आ जाए और जीके का भी काम हो जाए और रीडिंग स्किल का भी काम हो जाए। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट की रीडिंग स्किल में थोड़ा सा टाइम लगा, 15 से 20 दिन जब आप लगातार रीड करते हैं, उसके बाद मुझे समझ आ गया कि क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब रीडिंग स्किल में सिर्फ काम करने से, पढ़ने से इफेक्ट नहीं आया, अब फिर भी कुछ कमी बच रही थी। तो कमी क्या थी कि मैं जब पैरा जंबल सॉल्व कर रहा था ना, तो पैरा जंबल सॉल्व होने तो स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, जितना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। तो अब हुआ क्या, देखिए मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना 2 वीडियोस भी बनाई हुई है, 2 वीडियोस बनाई थी आपके लिए, आपको वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। 2 वीडियोस थी, पहली वीडियो थी कि क्लोज टेस्ट को किस तरह से अप्रोच करना है, और दूसरा कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट किस तरह से करनी है। तो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होने के बाद मुझे यह पता चला कि कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना चाहिए एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं वो पता चल चुका था, लेकिन उनको जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल जो है मेरा काफी वक्त लेते थे। तो मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ना इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीडीएस की इंग्लिश की प्लेलिस्ट, उसमें क्लोज टेस्ट की, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की वीडियोस हैं कि किस तरह से अप्रोच करते हैं जल्दी। तो मुझे पता चल गया कि कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं। पैरा जंबल में ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, जिससे कि हम बहुत ज्यादा जल्दी पेपर को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रीडिंग स्किल इंप्रूव करने के बाद मैंने इस चीज को इंप्रूव किया। अब हुआ क्या, उसके बाद ये हो गया। तो मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद जब मैं सीडीएस का पेपर देने गया था, सीडीएस का पेपर, तो नॉर्मली आपको पता है कि 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो उस बार मैंने जो सीडीएस का पेपर अटेम्प्ट किया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे लगा था 1 घंटा और 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट्स के अंदर मैंने वो पेपर कंप्लीट कर लिया था, और फिर भी उसके बाद मेरे पास 40 मिनट्स का टाइम बचा हुआ था। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितनी मेरी स्पीड रही होगी पेपर को अटेम्प्ट करने की। सो क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल हो गया। तो एक बार आप वो वीडियोस जो है जरूर देख लेना, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह से आपने अप्रोच करना होता है, किस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि अगर क्लोज टेस्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आपको अप्रोच समझ आ जाए, और उसके बाद सिर्फ 10 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, 10 से 20 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, और साथ में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पैरा जंबल के, मैं दावा करता हूं कि कभी गलत नहीं होंगे। उन्हीं 10 से 30 क्वेश्चंस को, उन्हीं 10 क्लोज टेस्ट को बार बार सॉल्व करना उस अप्रोच के साथ,
दोबारा कभी गलत नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 100 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, 200 करने हैं, फिर जाके उतनी एक्यूरेसी आएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कम पोर्शन करना है, लेकिन अच्छे से करना है, उसे समझ के करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा करते रहेंगे उतना ज्यादा आपकी आउटपुट आएगी। तो इस तरह से आपने क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, पैरा जंबल हो गया, ग्रामर पोर्शन हो गया, आपने देख लेना है, अप्रोच देख लेनी है, सॉल्व कैसे करते हैं देख लेना है, और जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट थी उसमें ये 2 वीडियो जरूर देख लेना। बस इतनी सी प्रेपरेशन की थी मैंने जब 0 से स्टार्ट किया था, और उसके बाद कभी इंग्लिश में मार्क्स कम नहीं आए। टीयर 2 दिया था एसएससी सीजीएल का, उसमें 185 आए थे, 88 आए थे जब लास्ट टाइम सीडीएस का एग्जाम मैंने अटेम्प्ट किया था इंग्लिश का। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।